तो क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के नियम हमारी समझ से कई ज्यादा गहरे हैं? आज की इस चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो रहस्य और अकल्पनीय घटनाओं से भरा है। अलौकिक न्याय यानी सुपरनैचुरल जस्टिस। बिना किसी देरी के चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। क्या मरने के बाद कभी किसी ने आपसे बात की है? सोचिए, कितना खौफनाक सवाल है ना। ये सवाल हमारी आज की कहानियों के मूल स्रोत से लिया गया है। ये एक ऐसा प्रश्न है जो हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जीवितों और मृतकों के बीच की रेखा आखिर कितनी पतली है। जब इंसानी दुनिया के नियम फेल हो जाते हैं तो क्या दूसरी दुनिया की शक्तियां अपना हिसाब बराबर करने वापस आती हैं? अब जब हम कर्म या कर्मा की बात करते हैं तो इसका सीधा सा मतलब है वो यूनिवर्सल रूल जहां आपके अच्छे या बुरे काम आपकी किस्मत तय करते हैं। और कभी-कभी तो ये हिसाब बराबर करने के लिए मौत की सीमा को भी पार कर जाते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम दो बहुत ही अलग लेकिन सच्ची घटनाओं का विश्लेषण करेंगे जो दिखाती हैं कि जब न्याय अधूरा रह जाता है तो कर्म किस तरह मौत के पार जाकर भी अपना कर्ज वसूलता है। चलिए अपने पहले केस से शुरू करते हैं, पीपल के पेड़ की गूंज। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। एक बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज का हॉस्टल, बाहर एक बहुत ही खराब मौसम वाली अंधेरी सुबह और खिड़की के ठीक बाहर एक विशाल पुराना पीपल का पेड़। इसी डरावने माहौल के बीच से हमारी पहली कहानी निकल कर आती है। हॉस्टल के बाहर खड़े उस पीपल के पेड़ से जुड़ी कई खौफनाक कहानियां थीं। सदियों से माना जाता था कि इस पेड़ पर भूत प्रेतों का डेरा है, और वो भी खासकर अमावस्या की रात को, यानी वो रात जब आसमान में चांद बिल्कुल नहीं होता। किंवदंतियां कहती हैं कि इस काली रात में आत्माएं पेड़ से छिपकली की तरह रेंगती हुई नीचे उतरती हैं और अपना शिकार ढूंढती हैं। और इसी अमावस्या की रात को ये कहानी एक बहुत ही भयानक मोड़ लेती है। अब देखिए कि कहानी में टेंशन कैसे बढ़ती है। मेन कैरेक्टर अंकित का रूममेट है नीरज, जो अचानक बहुत ही अजीब बर्ताव करने लगता है। एक, उसके सिर पर एक रहस्यमयी पट्टी बंधी है जिसका कारण वो किसी को नहीं बताता। दो, वो इतना डरा हुआ है कि छोटी सी आवाज से भी चौंक जाता है, यहाँ तक कि फोन हमेशा साइलेंट मोड पर रखता है। और तीन, वो कई बार रात रात भर जागकर बस उस शापित पीपल के पेड़ को घूरता रहता है। और फिर वो डरावनी अमावस्या की रात आ ही जाती है। तेज हवाएं चल रही हैं, तूफान का माहौल है, और अंकित को नीरज कमरे में नहीं मिलता। वो घबराकर नीचे जाता है और क्या देखता है? नीरज उसी पीपल के पेड़ के नीचे एक सफेद घेरे में बैठा है। सामने एक छोटा सा हवन कुंड है और वो लगातार एक ही बात बुदबुदा रहा है, ए बुरी आत्माओं, मेरे पास आओ। तभी पेड़ पर भयानक हलचल होती है। कुत्तों के रोने की आवाजें गूंजती हैं और काले कपड़ों में लिपटे तीन साए नीरज के पास कूदते हैं। उनके मुंह से खून टपक रहा है और हाथों में कच्चा मांस है। नीरज तो डर के मारे चीख भी नहीं पाता। वो तीनों खौफनाक साए उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी नीरज और उन सायों के बीच अंकित आकर खड़ा हो जाता है, और यहीं पर कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। जो साए नीरज को डरा रहे थे वो अचानक अंकित को देखकर थर थर कांपने लगते हैं और दहशत में वहां से भाग खड़े होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अंकित असल में एक भूत था। जी हाँ, जब वो दोनों वापस कमरे में आते हैं तो अंकित नीरज को ये चौंकाने वाला सच बताता है। वो जिंदा नहीं है, बल्कि पिछले साल ही उसकी मौत हो चुकी है। और इस एक खुलासे से ना हमारी अब तक की पूरी कहानी का नजरिया ही पूरी तरह से बदल जाता है। तो असल में अंकित के साथ हुआ क्या था? सच्चाई बहुत ही भयानक है। कॉलेज में आशीष, विनय और हरीश नाम के 3 सीनियर्स थे जिन्हें रैगिंग में बड़ा मजा आता था। उन्होंने अंकित को इसी अमावस्या की रात पेड़ के नीचे भेजकर वही मंत्र बोलने को मजबूर किया था। फिर वो अचानक से भयानक रूप बनाकर कूदे, उसे डराया और ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया। अब अंकित का दिल कमजोर था। इस खौफनाक रैगिंग की वजह से उसे वही हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ सबसे अहम बात यह है कि अंकित ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल किस तरह किया। उसने एक परोपकारी कर्म का रास्ता चुना। देखिए, वो चाहता तो उन तीनों को कभी भी मार सकता था, हिंसक बदला ले सकता था, पर उसने ऐसा नहीं किया। उसकी असली इच्छा ये थी कि कैंपस हमेशा के लिए रैगिंग से मुक्त हो जाए, ताकि कल किसी और के साथ ऐसा ना हो। उसने नीरज के जरिए प्रिंसिपल और पुलिस तक ये पूरा सच पहुंचाया, जिसके बाद उन तीनों अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब चलते हैं हमारे दूसरे केस की तरफ, कब्रिस्तान में कैद। यहाँ कर्मा और अलौकिक न्याय का रूप पूरी तरह से अलग है, और सच कहूं
तो बहुत ज्यादा डरावना भी है। ये कहानी शुरू होती है पूर्णिमा यानी फुल मून की रात को एक कंस्ट्रक्शन साइट पर। विशाल और उसका परिवार वहां काम करने और रहने आए थे। रात के अंधेरे में विशाल और उसका भाई राजा बाहर निकलते हैं और गलती से एक पुरानी कब्रगाह के पास पहुंच जाते हैं। वहां उन्हें आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई देती है। वो डरकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक छलावे में फंस जाते हैं। छलावा यानी एक ऐसा खौफनाक अलौकिक जाल जहां शिकार भागने की कितनी भी कोशिश करे, वो घूम फिरकर वापस उसी जगह लौट आता है। और ये दोनों भाई भी उन्हीं गामकीर परिवार की कब्रों के पास बार बार लौट आते हैं। उस रात की दहशत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। वो एक अंतहीन लूप में फंस गए थे। सोचिए, 1 घंटे तक दोनों भाई उस जगह से भागने की कोशिश करते रहे। वो फुसफुसाती कब्रों से दूर भागते, लेकिन घास का रास्ता अचानक खत्म हो जाता और वो फिर से उन्हीं पुरानी कब्रों के सामने खड़े होते, जहां वही बूढ़े प्रेत बैठे बातें कर रहे थे। एकदम घुटन भरा और खौफनाक अनुभव। जैसे तैसे वो छलावा टूटता है और दोनों वापस अपने अस्थायी घर पहुंचते हैं। लेकिन रात के ठीक 1 बजते हैं और वो दहशत उनके दरवाजे तक आ जाती है। बाहर से फुसफुसाहटें, औरतों के रोने और मारपीट की भयानक आवाजें आने लगती हैं। जब वो लोग दरवाज़ा खोलकर देखते हैं तो बाहर का नज़ारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। उनके घर के ठीक बाहर आंगन में वही 4 कब्रें उभर आई थीं जिन पर वो भयानक आत्माएं बैठी हुई थीं। और इसके बाद जो हुआ वो सीधे तौर पे एक अलौकिक नरसंहार था। बाहर बैठी आत्माओं ने एक-एक करके विशाल के परिवार वालों को बाहर खींचा। नाना साहब की आत्मा ने विशाल के पिता का सिर कब्र के पत्थर पे पटक दिया। सुनीता की आत्मा ने उसकी मां को मार डाला। मालती और उसके पति की आत्माओं ने विशाल के भाई बहन राजा और तन्नू की बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन इस पूरी घटना में सबसे हैरान करने वाली बात ये थी कि विशाल और उसकी पत्नी रानी, जो घर के अंदर ही रुके रहे, उन पर कोई हमला नहीं हुआ। अगले दिन सुबह होते ही ना तो वहां कब्र थी, ना ही परिवार वालों की लाशें। सब कुछ गायब। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। उन प्रतिशोधी आत्माओं ने विशाल के माता पिता और भाई बहनों को इतनी बेरहमी से क्यों मारा और विशाल और उसकी पत्नी को बिना छुए क्यों छोड़ दिया? इसका जवाब एक बहुत ही गहरे और काले सच में छिपा था। जब विशाल ने एक बुजुर्ग महिला से इस घटना का रहस्य पूछा तो ये खौफनाक सच सामने आया। विशाल के माता पिता सालों पहले उसी अमीर गांवकर परिवार के यहाँ काम करते थे। पैसे के लालच में आकर उन्होंने एक पूर्णिमा की रात को ही परिवार के सभी 6 सदस्यों के खाने में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला था। फिर उन्होंने इसे एक सामूहिक आत्महत्या का रूप दे दिया और परिवार का सारा पैसा, सोना चांदी चुरा लिया। तो असल में वो आत्माएं किसी निर्दोष को डराने नहीं आई थीं, बल्कि अपने कातिलों से अपना खून का कर्ज वसूलने आई थीं। यहाँ देखिए कर्मा कैसे काम करता है, एकदम सटीक। विशाल के भाई बहन राजा और तन्नू इस काले सच को जानते थे। उन्होंने उस चुराए हुए धन के मजे भी लिए थे, इसीलिए उन्हें भी उस खौफनाक रात अपने किए की दर्दनाक सजा मिली। दूसरी तरफ विशाल बचपन से शहर में रहता था, उसे इन अपराधों की कोई जानकारी नहीं थी। आत्माओं को पता था कि वो इस जुर्म में शामिल नहीं है और यही वजह थी कि उसे पूरी तरह से बख्श दिया गया। कर्मा ने सिर्फ और सिर्फ दोषियों को ही चुना। अगर हम आज की इन दोनों कहानियों को साथ रखकर देखें तो हमें अलौकिक न्याय के 2 बिल्कुल अलग पहलू नजर आते हैं। एक तरफ अंकित की आत्मा है, जिसने अपने साथ हुए अन्याय के बावजूद दया दिखाई, पुलिस और कानून का सहारा लिया और बाकी छात्रों को बचाया। और दूसरी तरफ गांवकर परिवार की आत्माएं हैं, जिन्होंने कई सालों तक इंतजार किया और फिर पूर्णिमा की रात खून के बदले खून का एक खौफनाक और सटीक बदला लिया। दोनों ही मामलों में न्याय हुआ, लेकिन तरीके एक दूसरे से एकदम विपरीत थे। अंत में इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि लालच इंसान को किसी भी स्तर तक गिरा सकता है, लेकिन नियति हमेशा अपना हिसाब बराबर करती है। हमारे कर्म चाहे वो कितने भी गहरे क्यों न दफन कर दिए जाएं, कभी मिटते नहीं हैं। कुदरत का अपना एक खाता होता है और समय आने पर हर कर्ज चुकाना ही पड़ता है। तो चलिए आपको इस एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। क्या हम सच में इस बात को लेकर आश्वस्त हो सकते हैं कि अतीत में किया गया हमारा कोई काम आज भी अंधेरे में हमारा इंतजार नहीं कर रहा है? सोचने के लिए शुक्रिया और हमेशा सत्य की तलाश में रहें।